नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय टेक जगत की एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो सतह पर तो एक सामान्य लीडरशिप बदलाव लगती है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो यह लेख एक भूकंप की तरह है। एक ऐसा भूकंप जो भारत में हमारे खाना, ग्रोसरीज और शायद सब कुछ ऑर्डर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। बिल्कुल, हम ज़ोमैटो और ब्लिंकिट की बात कर रहे हैं, लेकिन कहानी उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। हाँ, कहानी है उस पेरेंट कंपनी की, उस सुपर स्ट्रक्चर की, जिसके साये में ये दोनों कंपनियां काम करती हैं। और उस सुपर स्ट्रक्चर के सिंहासन पर अब एक नया राजा बैठा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दीपिंदर गोयल, वो चेहरा जो पिछले एक दशक से जोमैटो का दूसरा नाम बन गया था। बिल्कुल। उन्होंने इटर्नल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह ली है ब्लिंकिट के संस्थापक और सीईओ एल्बिंदर ढींडसा ने। ये खबर सिर्फ एक कॉर्पोरेट फेरबदल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। एक ऐलान है ना? ये एक ऐलान है। ये ऐलान है कि कंपनी का दिल अब कहाँ धड़कता है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। हाँ, कि ये बदलाव क्यों हुआ, इसका असली मतलब क्या है और सबसे जरूरी इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये इटर्नल क्या बला है? हम सब जोमैटो और ब्लिंकिट को तो जानते हैं, पर ये इटर्नल नाम ये ज्यादातर लोगों के लिए नया होगा। ये बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी का ढांचा समझ में आता है। इटर्नल को आप एक बड़ी छतरी की तरह समझिए। अम्ब्रेला कंपनी। बिल्कुल, एक अम्ब्रेला ब्रांड जिसे कुछ साल पहले बनाया गया था। इसका मकसद था एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना जिसके नीचे जोमैटो के अलग-अलग बिजनेस आजादी से बढ़ सकें। तो ये कोई पब्लिक फेसिंग ब्रांड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अंदरूनी व्यवस्था है। अच्छा, तो इसे समझने के लिए कोई आसान उदाहरण है? जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। राइट। हम रोज गूगल, यूट्यूब, एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब असल में अल्फाबेट नाम की एक विशाल कंपनी का हिस्सा है। और अल्फाबेट के सीईओ पूरे ग्रुप को देखते हैं। ठीक उसी तरह इटर्नल वो अल्फाबेट है, और इसके तहत आते हैं जोमैटो जो फूड डिलीवरी है, ब्लिंकिट जो क्विक कॉमर्स है, हाइपोपियो जो रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करता है, और फीडिंग इंडिया उनकी नॉन प्रॉफिट संस्था। वाह, ये तो बहुत बड़ा कैनवस है। मतलब इसमें सिर्फ हमारे घर तक पिज्जा पहुंचाना ही नहीं है, नहीं, बल्कि उस पिज्जा को बनाने के लिए रेस्टोरेंट में पनीर और सब्जियां पहुंचाना भी शामिल है। ये हाइपर प्योर का स्केल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। हाइपोप्योर एक B2B मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस, और वो हजारों रेस्टोरेंट्स को ताज़ा सामग्री और किचन का सामान सप्लाई करता है। अच्छा। तो जब आप इटर्नल के बारे में सोचती हैं, तो सिर्फ डिलीवरी बॉय के बारे में मत सोचिए। सोचिए उन बड़े-बड़े वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज चेन्स और किसानों के नेटवर्क के बारे में जो इस पूरे इकोसिस्टम को चला रहे हैं। ये एक बहुत ही जटिल और विशाल ऑपरेशन है। बिल्कुल। ठीक है, अब ये ढांचा समझ में आ गया है, और ये समझने के बाद तो मेरा अगला सवाल और भी बड़ा हो जाता है। पूछिए। इतने बड़े और जटिल जहाज का कप्तान क्यों बदला गया, और वो भी अभी? ऐसा क्या हो गया कि दीपिंदर गोयल, जिन्होंने ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया, उन्होंने कमान एल्बिंदर ढींडसा को सौंप दी? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। इस बदलाव का सिर्फ एक कारण है, और वो है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट की अविश्वसनीय तूफानी रफ्तार। अगर आप पिछले 4-5 क्वार्टर के नतीजे देखें, तो ब्लिंकिट की ग्रोथ को विस्फोटक कहना भी शायद कम होगा। मैंने आंकड़े देखे हैं, वो हैरान करने वाले हैं। जब जोमैटो ने ब्लिंकिट, जो पहले ग्रोफर्स था, को खरीदा था, तब बहुत से एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा जुआ है। हाँ, एक ऐसी कंपनी को खरीदना जो बहुत पैसा जला रही थी। और वो जुआ अब जैकपॉट में बदल गया है। जरा सोचिए, क्विक कॉमर्स का बाजार कितना मुश्किल है। ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। बहुत कंपटीशन है। उस लड़ाई में ब्लिंकिट न सिर्फ टिका, बल्कि अब वो लीडर बनकर उभर रहा है। इसी वजह से कंपनी के अंदर एक अजीब लेकिन मजेदार स्थिति पैदा हो गई है। कौन सी स्थिति? जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द टेल वैगिंग द डॉग। मतलब पूंछी कुत्ते को घुमा रही है। बिल्कुल। ब्लिंकिट, जिसे कुछ समय पहले तक जोमैटो के बिजनेस का एक छोटा सहायक हिस्सा माना जाता था, वो आज इतना बड़ा और महत्वपूर्ण हो गया है कि अब वो पूरे ग्रुप की दिशा, उसकी सोच, उसकी रणनीति सब तय कर रहा है। अच्छा। आज जब निवेशक जोमैटो के बारे में बात करते हैं, तो उनकी नजर असल में ब्लिंकिट के ग्रोथ नंबरों पर होती है। तो एल्बिंदर ढींडसा को टॉप पर लाना सिर्फ उनके अच्छे काम का इनाम नहीं है, ये इस बात की घोषणा है कि भविष्य क्या है। ठीक है बात। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है।
कंपनी अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि खुलेआम कह रही है कि हमारा भविष्य सिर्फ रेस्टोरेंट का खाना पहुंचाने में नहीं है, हमारा भविष्य है 10 मिनट में। कुछ भी आपके दरवाजे पर पहुंचाने में। क्विक कॉमर्स अब एक साइड बिजनेस नहीं बल्कि इटर्नल समूह का मुख्य इंजन है। उसके धड़कन है। हाँ, फूड डिलीवरी अपनी जगह पर है, वो एक मजबूत आधार है, लेकिन ग्रोथ का अगला रॉकेट क्विक कॉमर्स के ईंधन से ही उड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा दांव है। मतलब कंपनी अपनी मूल पहचान से आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बदलाव में एक इंसानी पहलू भी है। बिल्कुल। दीपिंदर गोयल का क्या होगा? क्या वो अब पूरी तरह से कंपनी से अलग हो जाएंगे? क्योंकि लोगों के लिए तो ज़ोमैटो मतलब दीपिंदर गोयल ही है। ये सवाल सबके मन में है और इसका जवाब इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। दीपिंदर कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा। वो आज भी कंपनी के संस्थापक हैं। उसके पीछे का विजन है, उसका चेहरा है। वो सिर्फ पेरेंट कंपनी के दिन प्रतिदिन के भारी भरकम प्रशासनिक कामों से, मतलब सीईओ पद की जिम्मेदारियों से हट रहे हैं। तो अगर वो सीईओ नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या? उनका नया रोल क्या होगा? उनका नया रोल अब होगा 0 to 1 प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना। 0 to 1, ये पीटर थिल वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। इसका मतलब है ऐसी नई चीजें बनाना जो अभी मौजूद ही नहीं है। आसान भाषा में कहें तो वो अब कंपनी के लिए अगली बड़ी चीज खोजेंगे और उसे बनाएंगे। वाह! एक ऐसा आइडिया जो शायद आज ज़ोमैटो की टीम सोच भी नहीं रही है। मतलब वो कंपनी के गराज में वापस जा रहे हैं जहां नए आविष्कार होते हैं। बहुत खूब कहा आपने। बिल्कुल यही। ये एक पैटर्न है जो हमने दुनिया के सबसे बड़े संस्थापकों में देखा है। जैसे जेफ बेजोस, गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। जब कंपनियां बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उनके संस्थापकों का दम घुटने लगता है। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, इन्वेस्टर कॉल्स, इन सब में वो अपनी असली ताकत खो देते हैं, जो कि कुछ नया बनाने की होती है। दीपिंदर भी अब एक मैनेजर की भूमिका से हटकर वापस एक बिल्डर की भूमिका में जा रहे हैं। ये तो दीपिंदर के लिए एक रोमांचक नई शुरुआत लगती है। लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। एल्बिंदर ढींढसा। हाँ, उनके कंधों पर अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। बहुत बढ़िया। उनकी चुनौती दोहरी है। पहली और सबसे साफ दिखने वाली चुनौती है इन सभी अलग अलग व्यवसायों को एक साथ लाना, इंटीग्रेट करना। बिल्कुल। सोचिए, ज़ोमैटो का कल्चर, उसका काम करने का तरीका अलग है। ब्लिंकिट की अपनी एक तूफानी रफ्तार वाली संस्कृति है। हाइपर प्योर एक बिल्कुल अलग B2B दुनिया है। इन तीनों को एक ही बैनर के नीचे लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। रुको, यहाँ पर एक सवाल है। जब आप एकीकरण या इंटीग्रेशन कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें उपभोक्ता के तौर पर भी कोई फर्क दिखेगा? क्या मेरा ज़ोमैटो और ब्लिंकिट ऐप एक हो जाएगा? ये $1 मिलियन सवाल है और यहीं पर अलबिंदर की असली परीक्षा होगी। क्या वो एक ऐसा सुपर ऐप बना सकते हैं जहां आप खाना भी ऑर्डर करें, ग्रोसरी भी मंगाएं और शायद भविष्य में कुछ और भी? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल है। कई कंपनियों ने कोशिश की और असफल रहीं। एकीकरण का मतलब है टेक्नोलॉजी को जोड़ना, लॉजिस्टिक्स को मिलाना, डेटा को शेयर करना। ये एक बहुत ही जटिल पहेली है। और आपने कहा था कि उनकी चुनौती दोहरी है। दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती ज्यादा गहरी और शायद ज्यादा मुश्किल है, और वो है, क्या वो ये सब करते हुए ब्लिंकिट की आत्मा को बचा पाएंगे? ब्लिंकिट की आत्मा मतलब ब्लिंकिट की सफलता का राज क्या था? स्पीड। सिर्फ डिलीवरी की स्पीड नहीं, बल्कि फैसले लेने की स्पीड, नए शहरों में लॉन्च करने की स्पीड, गलतियों से सीखने की स्पीड। वो एक छोटी फुर्तीली नाव की तरह थे। अब एल्बिंदर एक बहुत बड़े भारी भरकम जहाज के कप्तान हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो इस जहाज को एक स्पीड बोट की रफ्तार से चला सकते हैं, या फिर बड़े ग्रुप की सुस्ती और ब्यूरोक्रेसी वो ब्लिंकिट की उस आग को ठंडा कर देगी? तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। एक तरफ ये कंपनी का क्विक कॉमर्स पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये एक संस्थापक के अपनी जड़ों यानी इनोवेशन की ओर लौटने की कहानी है। और आखिर में एक नए लीडर के सामने इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत तस्वीर बनाने की जबरदस्त चुनौती है। बिल्कुल सही सारांश है। और अब हमें देखना होगा कि बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर की कीमत पर सबकी नजरें होंगी। हाँ, क्या निवेशक इस बदलाव को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखते हैं, या फिर उन्हें दीपिंदर के सीईओ पद से हटने की चिंता होगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वाकई ये पूरी कहानी भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी एक
एक केस स्टडी की तरह है। बिल्कुल। एक कंपनी कैसे समय के साथ खुद को बदलती है, कैसे एक अधिग्रहण सिर्फ एक सौदा न रहकर कंपनी की पूरी दिशा ही बदल देता है। हाँ, और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? जैसे जैसे क्विक कॉमर्स कंपनी का केंद्रीय इंजन बनता जा रहा है, ज़ोमैटो की उस मूल पहचान का क्या होगा जिस पर ये पूरी कंपनी खड़ी हुई थी, यानी रेस्टोरेंट डिस्कवरी और फूड डिलीवरी। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये दोनों पहचानें एक ही छाते के नीचे फल फूल सकती हैं, या फिर ऐसा होगा कि एक पहचान धीरे धीरे दूसरी पर हावी हो जाएगी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। भविष्य में हम ज़ोमैटो को किस रूप में जानेंगे? एक फूड कंपनी जो ग्रोसरी भी डिलीवर करती है, या एक क्विक कॉमर्स की विशाल कंपनी जिसके पास एक फूड डिलीवरी का भी डिवीजन है? दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है, और इसी फर्क को तय करने की जिम्मेदारी अब अल्बिंदर ढींसा के कंधों पर है। और हम सब ये देखने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे कि वो इस कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखते हैं।